अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, आज पहला सेशन है मार्केट का और इस वक्त मार्केट का जो आगाज़ है वो मुस्बत नोट पे हुआ है। इस वक्त अगर हम बात करें बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की तो इस वक्त 280 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,415 की सतह पे इस वक्त जो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स है वो ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम्स की हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त टोटल तकरीबन 118 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। लास्ट जो सेशन रहा यानी कि फ्राइडे का, उसमें हमने देखा कि मार्केट जो है मनफी जोन में क्लोज हुई। फ्राइडे का जो सेशन था उसमें तकरीबन 226 पॉइंट जो है KSE 100 इंडेक्स से रेज हुए। जो क्लोजिंग लेवल था फ्राइडे का वो था 47,136 का, लेकिन वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आए जुम्मे के दिन और तकरीबन 45% का इजाफा जो है वॉल्यूम्स में देखा गया और 45% के इजाफे के साथ KSE 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए वो रहे 182 मिलियन शेयर्स के। तो ओवरऑल वॉल्यूम्स के अंदर अगर हम बात करें तो फ्राइडे को जबरदस्त रिकवरी नजर आई, लेकिन जो क्लोजिंग रही वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही। 226 पॉइंट जो है फ्राइडे के दिन मार्केट से रेज हुए। बहरहाल इस वक्त मार्केट का जो आगाज़ है वो पॉजिटिव नोट पे हुआ है। ड्यूरिंग द डे अब तक की अगर हम बात करें तो बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट भी ऐड हुए, लेकिन इस वक्त 275 पॉइंट जो है मार्केट ऐड कर चुकी है। इस वक्त भी मार्केट के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार है। बात करें पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े IPO के हवाले से आज बुक बिल्डिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड का आज और कल जो बुक बिल्डिंग है वो जारी रहेगी। इस वक्त अगर हम बात करें एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की तो कंपनी 90 मिलियन शेयर जो है वो ऑफर कर रही है और ट्रांजैक्शन का साइज अगर हम आपके सामने रखें तो 65 रुपए की फ्लोर प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शन होती है तो 5.8 बिलियन रुपीस की ह्यूज ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन इन केस क्योंकि बुक बिल्डिंग के दौरान जो प्राइस है वो मैक्सिमम 91 रुपीस तक जा सकती है। इन केस अगर मैक्सिमम लिमिट तक प्राइस गई तो ट्रांजैक्शन का हजम जो है वो मजीद बढ़ के 8.2 अरब रुपए के लेवल तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IPO जो है वो हो रहा है। बुक बिल्डिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे पॉजिटिव जो इस वक्त चीज नजर आ रही है कि महज कुछ ही टाइम के अंदर अगर हम देखें तो जो बिड्स वसूल हो रही हैं इस वक्त वो बड़ी ही जबरदस्त आ रही हैं। बड़ा शानदार रिस्पांस जो है वो नजर आ रहा है। एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के IPO की अगर हम बात करें टोटल 90 मिलियन शेयर जो है कंपनी बुक बिल्डिंग के जरिए ऑफर कर रही है और इस वक्त तक अगर हम बात करें तो तकरीबन टोटल 26.38 मिलियन शेयर्स तक की जो कम्युलेटिव बिड्स हैं वो आ चुकी हैं, यानी कि तकरीबन 29% तक का जो ऑफर है वो इस वक्त सब्सक्राइब हो चुका है। तो जबरदस्त इस वक्त रिस्पांस जो है इन्वेस्टर्स की जानिब से, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जानिब से और इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सामने आ रहा है। देखते हैं कि क्या रिस्पांस जो है डे एंड तक और देन उसके बाद 31 तारीख क्योंकि कल भी दिन है बुक बिल्डिंग के मरहले का, तो देखते हैं कि जो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन होगी उसमें कितना बेहतर रिस्पांस आता है। जो कंपनी की जो स्ट्राइक प्राइस है वो किस लेवल पे जो है वो आ पाती है। फिलहाल अब तक का रिस्पांस अगर हम देखें तो बड़ा ही शानदार रिस्पांस नजर आ रहा है। कुछ ही टाइम के अंदर जैसा कि कहा कि टोटल ऑफर का तकरीबन 29% जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है। कुछ ही दिन कबल नाजरीन हमने तफसीली बात की थी एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के जो CEO हैं मुजफ्फर हयात प्राचा साहब से बड़ी तफसीली बातचीत की थी जिसमें हमने उनके सामने कुछ सवालात रखे थे कंपनी के हवाले से, सेक्टर के हवाले से और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनके हवाले से। बड़ा ही डिटेल्ड इंटरव्यू था। वो नाजरीन जिन्होंने हमारा वो शो जो है मिस किया, इस वक्त हम चाहेंगे कि मिलके वो इंटरव्यू जो है देखते हैं, देन उसके बाद शो को जो है मजीद आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, यूं तो PTI की गवर्नमेंट को 3 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन इन 3 साल के दौरान गवर्नमेंट को कई चैलेंजेस का सामना जो है करना पड़ा। सबसे पहले अगर बात करें कि जो ही गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला PTI की गवर्नमेंट ने, उसके बाद देखा कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की तो वो मुसलसल नीचे आती
आते हुए नजर आ रही थी। साथ साथ रिजर्व्स की पोजीशन भी कुछ बेहतर ना थी। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत तेजी से ऊपर जा चुका था। वहां पे जरूरत थी बहुत ऐसे स्टेप्स की कि जिससे ना सिर्फ जो मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनको बेहतर किया जा सके, बल्कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पाथ है उसकी तरफ मुल्क को लाया जा सके। और इस हवाले से पीटीआई की गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए कि जिसके बाद सूरत हाल जो है वो बेहतर होना शुरू हुई थी कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का खतरा जो है वो सामने आया। पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोविड-19 आया, अगर कंपेयर करें कि पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जब कोविड-19 आया, जब फर्स्ट वेव थी, तो उस वक्त ख्याल ये था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी बेहतर नहीं है कि इस पूरे जो हेल्थ क्राइसिस है कोविड-19 की वजह से, इससे गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से डील कर सके। लेकिन इन तमाम खदशात को गलत साबित किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने। क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए गए, बेहतरीन पॉलिसीज़ जो है इस हवाले से लाई गई। ना सिर्फ पॉलिसीज़ जो है उनको बनाया गया, बल्कि एग्जीक्यूशन भी बेहतरीन नजर आई। यही वजह है कि कंपैरेटिवली जिस तरह दुनिया में एक अच्छा टाइम लगा जहां पे सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, वहीं पाकिस्तान में जो पहली वेव थी उसको बहुत जल्द जो है गवर्नमेंट काबू में लाने में कामयाब हो सकी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का खुद फोकस रहा कि जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ उस लॉकडाउन में उसको किसी तरीके से जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जा सके और जो मुल्क की जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको बहाल किया जा सके। इस हवाले से जो पहला जो स्टेप था वो था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट इंसेंटिव्स जो हैं उनका ऐलान किया। साथ साथ जो आरडीए की जो फैसिलिटी थी रोशन डिजिटल अकाउंट की, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर का इन्फ्लो है वो भी आता हुआ नज़र आया। और अब तक रोशन डिजिटल अकाउंट की मदद से अगर हम देखें तो तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा का इन्फ्लो आ चुका है। साथ साथ जिस तरीके से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं उनको इनकरेज किया गया डिफरेंट पॉलिसीज़ के तहत, ताकि वो भी जो रेगुलर चैनल है, प्रॉपर चैनल है, उसके ज़रिए जो पैसे हैं वो पाकिस्तान में भेजें। उसका इम्पैक्ट ये है कि पिछले कई माह से हम देख रहे हैं कि जो रेमिटेंसेस की मद में जो पैसा आ रहा है मुल्क में वो भी अब 2 अरब डॉलर से ऊपर ही आ रहा है। तो ओवरऑल सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है, जो माशी सरगर्मियां हैं वो बहाल हो चुकी हैं। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इसी तरह दीगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी जो है ऐसी ही कुछ पॉलिसीज़ जो है वो तरतीब दी गई हैं। लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से फ़िलहाल अभी उनकी मंजूरी नहीं दी गई। ख़ास तौर पे टेक्सटाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो पॉलिसी जो है उस हवाले से कंप्लीट है, लेकिन फ़िलहाल पेंडिंग है, अभी उसकी मंजूरी नहीं दी गई। साथ साथ रिफाइनरीज़ के हवाले से भी खबर यह है कि जो पॉलिसी है पूरा उसका फ्रेमवर्क जो है वो तैयार है, सिर्फ अभी मंजूरी जो है उसकी भी पेंडिंग है। तो ये वो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनकी वजह से जो मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। इंडस्ट्रीज़ का डेटा अगर हम देखें तो वो बड़ा ही बेहतर है। सीमेंट सेक्टर से लेके स्टील सेक्टर से लेके ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो तमाम ही इंडिकेटर्स जो है वो मुस्बत डायरेक्शन की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत तेजी से ऊपर आते हुए नजर आती है। इस हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो है एक टर्न अराउंड आया, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनीज ने भी फैसला किया कि यही वो वक्त है कि जहां पे कंपनीज जो है अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती हैं। रिसेंटली इस मुख्तसर से अरसे में कई कंपनीज जो है अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करा चुकी हैं। और ना सिर्फ लिस्ट कराया बल्कि जो रिस्पॉन्स रहा इन्वेस्टर्स की जानिब से, जो पार्टिसिपेशन रही तकरीबन तमाम ही आईपीओज में वो बहुत ही रिमार्केबल रही। तकरीबन तमाम ही आईपीओज के अंदर जो सब्सक्रिप्शन का रेट रहा वो 2 से 3 गुना रहा, जो कि इंडिकेट करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे तमाम ही आईपीओज के अंदर।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अगर हम बात करें तो 3 आईपीओ जो है वो होने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जबकि 2 आईपीओ बहुत ही करीब हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो आईपीओ होने वाला है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, सबसे बड़ी आईपीओ की ये ट्रांजैक्शन होगी। और इस वक्त अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी है जो कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कराने के लिए आ रही है, तो हम बात करें कंपनी है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अपनी इस नौयत की पहली लिस्टिंग होगी, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसी कोई लिस्टिंग नहीं हुई जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हो। इसी लिहाज से कोई मैच नहीं है फिलहाल इस कंपनी का जो कि पीएसएक्स में लिस्ट हो। तो ये अपनी नौयत की पहली कंपनी होगी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए आ रही है। कंपनी की अगर सरसरी से अब नजर आप डालें तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेहतर नजर आती है। कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बड़ी ही रिमार्केबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो वो भी बहुत ही तेजी से जो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आया। इसके ऊपर तफसीली बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ ने मिस्टर मुजफ्फर हयात पिराचा साहब। मुजफ्फर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो मॉर्निंग बेल में। डेफिनेटली इस वक्त जो आपका टाइम है, क्योंकि बुक बिल्डिंग के अंदर जो है अब ज़्यादा दिन नहीं है, 30 और 31 को कंपनी की जो है बुक बिल्डिंग होगी, तो इस एक सख्त स्केड्यूल में, बिजी स्केड्यूल में हमारे शो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहला जो मेरा सवाल है आपसे इस हवाले से कि जिस तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट का एक फोकस है मेड इन पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में ही जो प्रोडक्शन है उसको इनकरेज किया जाए ताकि लोकली चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो। इस हवाले से हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो आई पीटीआई की गवर्नमेंट के आने के बाद, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोबाइल सेट्स की वो बहुत तेज़ी से जो है वो ऊपर आते हुए नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें रिसेंटली जो पीटीआई ने डेटा जारी किया उसके मुताबिक इस साल जो लोकली जो हैंडसेट प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी तादाद इंपोर्ट से भी ज़्यादा है। तो बड़ी ही रिमार्केबल अचीवमेंट है पीटीआई की गवर्नमेंट की। लेकिन ये तो है कि जो पॉजिटिव स्टेप्स जो लिए गए हैं जिनका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है। मुजफ्फर साहब, पहला मेरा सवाल होगा सेक्टर के हवाले से कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त सेक्टर जो है फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, जिन पे आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव्स ले ताकि जो पोटेंशियल है इस पूरे सेक्टर का उसको जो है फर्दर अनफोल्ड किया जा सके। इसमें कोई शक नहीं, हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे हैं और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हल नहीं है, ये बड़ी मामूली सी चीज है। असल इस वक्त गवर्नमेंट के साथ हमने मोबाइल एक्सपोर्ट्स के लिए तहफ़्फ़ुज़ात थोड़े से जाहिर किए हैं कि उसके ऊपर रिबेट 3% है, जब नेबरिंग कंट्रीज में थोड़ा सा ज्यादा है। तो उस पर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम बिल्कुल इन चीजों पे काम कर रहे हैं और अनकरीब इन मसाइल को हल करते हैं। मुजफ्फर साहब, रेवेन्यू के हवाले से अगर हम बात करें तो कंपनी की जो जर्नी है वो बड़ी ही ग्लोरियस जर्नी है, बड़ी ही रिमार्केबल है। कंपनी के रेवेन्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 12 के अंदर महज 143 मिलियन रुपीस का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के फिस्कल ईयर 21 में अराउंड 48 अरब रुपए तक जो है पहुंच गया। तो एक बड़ी ही रिमार्केबल, बड़ी ही ग्लोरियस जर्नी रही है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जर्नी शुरू हुई थी तकरीबन पर एनम सेल से 2012 में, उस वक्त 14 करोड़ सेल थी पूरे साल की, 48 अरब तक पहुंच गई। माइंडसेट सिर्फ यही था कि हमें इस मुल्क के हर कोने में, हर जगह पे हैंडसेट्स को, मोबाइल हैंडसेट्स को पहुंचाना है और टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है और इसको बस आप मेहनत करते जाएं और इस चीज के लिए काम करें तो सब जगह आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी नजर आएगी और इस मुल्क के लोगों का म्यार जिंदगी भी बुलंद होगा और उसके साथ साथ
हमारी अवाम टेक्नोलॉजी से महरूम भी नहीं रही। अगला सवाल है मेरा मुजफ्फर साहब, असेंबली के हवाले से कि कंपनी का जो असेंबली प्लांट है वो अप्रैल में ऑपरेशनल हो चुका है, जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं उनका आगाज़ हो चुका है, तो ये तो ऐसा ही है कि जिस तरह हम देखते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर भी जो कंपनीज है वो भी असेंबलिंग जो है करती हैं, लेकिन वो वक्त कब आएगा कि जब हम देखेंगे कि ना सिर्फ असेंबली हो रही हो पाकिस्तान में बल्कि जो पार्ट्स हैं इस हवाले से उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लोकली की जा रही हो, क्योंकि लोकली अगर पार्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का जो है ट्रांसफ़र ना सिर्फ होगा बल्कि जो मुल्क के अंदर जो गुर्बत है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस इनिशिएटिव के बाद, इस स्टेप्स के बाद के जहाँ पे हम लोकली चीज़ें ना सिर्फ असेंबल होते हुए देखें बल्कि उनके पार्ट्स की प्रोडक्शन होते हुए भी देखेंगे तो इससे डेफिनेटली रोज़गार के भी बड़े मौके पैदा होंगे। तो मुजफ्फर साहब कितना अरसा इसमें लग सकता है कि जहां पे ये चीजें हम पाकिस्तान में भी होते हुए देखें? देखें, चाइना और बाकी मुल्कों ने गुर्बत की शरह में बेइंतहा कमी की और 70 करोड़ आवाम को गुर्बत की सतह लकीर से ऊपर लेके आए और उसमें मेजर रोल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का था। मैं समझता हूँ कि वो वक्त बहुत अनकरीब है। अगर पाकिस्तान से मोबाइल की एक्सपोर्ट शुरू होगी, आपको इसके एक एग्जांपल और दे देता हूँ। खाली वियतनाम से एक कंपनी ग्लोबल वन सिंगल ब्रांड $60 अरब के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। तो ये समझे कि आप इसकी 1/3 क्वांटिटी भी अगर एक्सपोर्ट कर ली तो आप गुर्बत की लकीर से कितने लोगों को बाहर ले आएंगे। पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी इस सेक्टर से सही तरह से फाल होने से। जी जी, अगेन जिस तरीके से गवर्नमेंट के अब तक इनिशिएटिव्स लिए हैं डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें मज़ीद कौन से ऐसे एरियाज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर के जिनके ऊपर अगर कुछ गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स ले, कुछ इनिशिएटिव्स ले तो फर्दर जो सेक्टर की जो ग्रोथ है उसमें हम मज़ीद इजाफा देख सकते हैं? आपकी नज़र में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर मज़ीद इस वक्त जो है काम करने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट काफ़ी सारे काम हो ऑलरेडी, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, इस दफा आपकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस एक साल में इतनी आई है जो पिछले 8 सालों में नहीं आई थी। उनके कवानीन पे गवर्नमेंट ने काफी काम किया और आइंदा भी कर रही है और आने वाले दिनों में मुझे लगता है उन कवानीन के तहत देयर विल बी अ बिग चेंज। मुजफ्फर साहब, इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है आपका इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे नाजरीन के लिए? मे भी उन नाजरीन में ऐसे भी हों जो कि ख्याल रखते हों, जो कि सोच रहे हों कि इस आईपीओ के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया जाए, तो क्या मैसेज होगा आपका हमारे नाजरीन के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए? मैं इन्वेस्टर्स को ये मैसेज दूंगा कि एयरलिंक जिस तरह अपना आईपीओ करने जा रहा है, तमाम इन्वेस्टर्स इसके प्रोस्पेक्टस को इंतहाई गौर से पढ़ें और उसकी तमाम क्लॉजेस को, उसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स को देखें और जो थ्रेट्स हैं उसके अंदर चीजें देखें और उस रिस्क फैक्टर को खुद से इवैल्यूएट करने के बाद अपना डिसीजन करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन मुजफ्फर साहब आपके सामने रखूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को आप किस हद तक जो है ज़रूरी समझते हैं? साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जो कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ के हवाले से, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए, किसी भी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी हुकूमत हो, बिजनेसमैन की एफिलिएशन हमेशा अच्छी पॉलिसीज के साथ होती है। बिजनेसमैन की सियासी एफिलिएशन कभी नहीं होती। वो तो अच्छी पॉलिसीज को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के लोगों को जिस तरह हम ग्रोथ की राह पे चल पड़े हैं, खुद से फैसला करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट आए वो इस मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा करे और इंडस्ट्री के लिए अच्छा करे। मुजफ्फर साहब, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ट्वीट के ज़रिए जो है इन्फॉर्म किया कि जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है जो इन्वेस्टर्स हैं ओवरसीज़, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। इस हवाले से जो इंडेक्स है उसमें भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या आपका मैसेज होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए और साथ साथ पाकिस्तान की यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे किसी को मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ता। लोग खुद देखें कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बदल गया और बदल रहा है। इस मुल्क के अंदर स्पीड से टेक्नोलॉजी आना शुरू होगी और आने वाले दिनों में हम 5G पे भी चले जाएंगे
لوگ اس چیز کو خود محسوس کریں گے تو اس کو ایکسپٹ کریں گے. آپ کے میرے کہنے سے کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا بدل گیا. تو انشاءاللہ یو ول وٹنس اٹ ان نیئر فیوچر. اگر اسی طرح گورنمنٹ کی پالیسیز رہی تو یہ ملک بالکل آپ کو مختلف رہے گا اور انڈسٹریلسٹ زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک خود آٹومیٹکلی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. فائنلی سر میرا سوال کہ جس طرح پاکستان میں اوور آل پاپولیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو میجورٹی ہے وہ یوتھ کی ہے. یوتھ کو بڑا ہی امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی ترقی کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا آپ کی جو کمپنی ہے وہ ایسے کوئی سٹیپس اس وقت لے رہی ہیں کہ جس میں یوتھ کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شامل ہو؟ کیونکہ اس وقت یوتھ کی اگر ہم بات کریں بڑا ہی ضروری ہے کہ اس یوتھ کو ایک رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ دی جائے. اس حوالے سے کمپنی جو ہے ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کی اگر میں بات کروں ایسے کون سے سٹیپس جو ہے وہ لے رہی ہے یوتھ کے لیے؟ دیکھیں جو ہم نے ابھی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا وہ ایک اپنی مثال آپ ہے اور وہ آلریڈی اٹ از آلسو ایکٹنگ لائک اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیکاز اس کے اندر ہم نے ہر طرح جتنے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جو موبائل بنا رہے ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان میں کبھی موبائل کی انڈسٹری میں نہ تھی نہ کام کیا تھا تو میں سمجھتا ہوں اس سے آٹومیٹکلی ایک بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے آلریڈی. اوکے بہت شکریہ مظفر حیات اپراچا صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر لیے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جی ناظرین انٹرویو آپ نے دیکھا جس میں بظاہر انٹرویو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کے سی ای او مسٹر مظفر حیات اپراچا صاحب کتنے پازیٹیو نظر آ رہے تھے اپنی کمپنی کی پرفارمنس کو لے کے. نہ صرف کمپنی کی پرفارمنس کی اگر ہم بات کریں ساتھ ساتھ بہت زیادہ آپٹیمسٹک نظر آئے اوور آل ٹیلی کام سیکٹر کے فنڈامنٹلز کو لے کے گروتھ پوٹینشیل کو لے کے. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں کہا کہ جو بک بلڈنگ کا پروسیس ہے ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کا اس کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ ہی وقت میں جو اب تک رسپانس نظر آ رہا ہے اس آئی پی او کے حوالے سے بڑا ہی شاندار رسپانس نظر آ رہا ہے. ٹوٹل 90 ملین شیئرز جو ہے وہ کمپنی آفر کر رہی ہے اور کچھ ہی وقت میں ٹوٹل اگر ہم بڈز کا جو والیوم دیکھیں وہ بڑا ہی فینومینل رہا. پروگرام کے آغاز میں جو بڈز موصول ہوئی تھی وہ تھی تقریباً 23.6 ملین شیئرز کی جبکہ اس وقت اگر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تو اس وقت جو ٹوٹل بڈز اب تک آئی ہیں اس حوالے سے ان کی تعداد جو ہے وہ 26.6 ملین شیئرز تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. بڑا ہی شاندار رسپانس جو ہے اب تک نظر آیا ہے اس پوری بک بلڈنگ کی. اگر ہم بات کریں آج کا دن ہے اس کے بعد کل کا دن بھی ہوگا بک بلڈنگ کا. فی الحال آغاز بڑا ہی زبردست ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کے اختتام تک جو اس وقت بظاہر پازیٹیو بڑا ہی شاندار رسپانس نظر آ رہا ہے انویسٹرز کی جانب سے اس بک بلڈنگ میں آیا وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھی برقرار رہتا ہے یا نہیں. پھر کل کا بھی دن ہوگا جس طرح کا رسپانس نظر آ رہا ہے اگر اسی طرح رسپانس رہا تو ڈیفینیٹلی یہ آئی پی او بھی جس طرح ابھی ریسنٹلی کچھ آئی پی اوز ہوئے ہیں بڑے ہی شاندار آئی پی اوز رہے بڑا ہی اچھا رسپانس آیا ان آئی پی اوز میں تو یہ آئی پی او بھی انہی فہرست میں اس فہرست میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. بڑی ٹرانزیکشن ہے ڈیفینیٹلی بڑی ٹرانزیکشن ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہے یہ آئی پی او کے حوالے سے. بیس پرائس یعنی کہ فلور پرائس پہ 5.8 بلین روپیز کی جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہے. بڑا ہی شاندار رسپانس ہے اب تک. کل کا بھی دن ہے دیکھتے ہیں کل جب بک بلڈنگ کا پروسیس جب کنکلوڈ ہوتا ہے تو اوور آل جو بڈز ہیں ان کی تعداد کتنی رہتی ہے اور جو اسٹرائک پرائس نکلتی ہے وہ کتنی نکلتی ہے. نظر ڈالتے ہیں کچھ آج کی اہم خبروں کے اوپر. اس وقت اگر ہم بات کریں ملک کے اندر جو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے کیسز سامنے آئے ہیں کووڈ-19 کے ان کی تعداد 3800 ہے جبکہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 56,279 ٹیسٹ لیے گئے ہیں. پازیٹیوٹی ریٹ 6.7% کا رہا جبکہ ڈیتھس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران این سی او سی کے مطابق 66 ڈیتھس جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہیں. ویکسینیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی رفتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ویکسین کی ڈوزز لگائی گئی ہیں ان کی تعداد 11 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. تو اوور آل دوبارہ سے نظر آ رہا ہے کہ جو ویکسینیشن کی جو رفتار ہے اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اضافہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں
کہ جس طریقے سے افغانستان میں تیزی سے جو ہے وہ صورتحال بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف کی اگر ہم بات کریں وہ جو ہے کانفیڈنس میں لینے جا رہے ہیں پوری پارلیمنٹ کو، تمام صورتحال جس وقت افغانستان میں نظر آ رہی ہے اس سے جو ہے پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں کامرس اور انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے عبدالرزاق داؤد صاحب، وہ بہت زیادہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ آن گوئنگ فسکل ایئر ہے FY22، اس میں جو موبائل فون کی جو ایکسپورٹس ہے وہ اراؤنڈ $1 بلین تک کا جو ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ خبر آئی تھی کہ کچھ پاکستانی کمپنیز ہیں انہوں نے موبائل فونز جو ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا ہے، تو سلسلہ موبائل فون کی ایکسپورٹس کا بھی جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ جو ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر عمران خان کے عبدالرزاق داؤد، وہ بہت زیادہ پرامید نظر آتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہے $1 بلین کی ایکسپورٹ کا موبائل فون کا، وہ اس سال جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ جو امیدیں ہیں وہ جس طریقے سے امیدیں ہیں وہ صحیح ہو پاتی ہیں یا نہیں۔ فی الحال ایکسپورٹ کا سلسلہ تو ڈیفینیٹلی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔